ये दोनों 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए एक बोट से पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड पर आए हैं। जो आदमी इन्हें बोट से छोड़ने के लिए आता है वो इन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि अगर 10 दिन से पहले तुम वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे इस पर कॉल करना। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है। हैरी जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी के छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। वो बैथ को उठाता है। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और अब ये उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। पर अंदर जाने के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो जाते हैं और जब इन्हें किसी बात का कोई क्लू नहीं मिलता तो ये इस बात को नजरअंदाज करके एक बार फिर से आइलैंड को एंजॉय करना शुरू करते हैं। रात को ये बॉन फायर करना चाहते हैं जिसके लिए हैरी अंदर लकड़ियां लेने के लिए जाता है जहाँ पर उसे कुछ हड्डियां भी मिलती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान की हड्डियां हैं या फिर जानवर की। और तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर बैथ के पास आ जाता है। उसके पास हड्डियां भी होती हैं। वो हड्डियां बैथ को दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये हड्डियां इंसान की है या जानवर की। अब रात हो जाती है। ये अपने कैंप के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद इन्हें अजीब सी आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही होती है। हैरी देखता है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि जंगल के अंदर जो पेड़ हैं उन पत्तों की आवाज है। इसीलिए रिलैक्स होकर ये सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हैरी पानी में नहा रहा होता है। तभी बैथ उसे आवाज लगाती है और बाहर बुलाती है। बैथ कहती है कि देखो, किसी ने मेरे कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा भी कोई आइलैंड पर है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसीलिए ये बाहर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हैरी पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है। उसका पैर स्टोन फिश के ऊपर पड़ने वाला होता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि हैरी देख लेता है, क्योंकि अगर स्टोन फिश के ऊपर उसका पैर पड़ जाता तो वो हैरी को डंक मार देती, जिससे आधे घंटे में उसकी मौत हो जाती। अब हैरी पानी से बाहर आ जाता है और तभी इन्हें जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वहाँ पर एक केबिन दिखता है जो लॉक्ड होता है। हैरी उसे खोलता है और अंदर जाता है। बैथ भी उसके साथ जाती है, पर जल्द ही बैथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। हैरी और अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक बेड है, यानी कि कभी कोई इसके अंदर रहा करता था। हैरी देखता है कि वहाँ पर दीवारों पर अजीब से चित्र बने होते हैं जिसमें एक लड़की भाले से किसी को मार रही होती है। तभी बाहर से बैथ की आवाज आती है। हैरी बाहर जाता हुआ देखता है कि वहाँ पर किसी की कब्र है, यानी कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और किसने इसे यहाँ पर दफनाया। ये वापस अपने कैंप में आ जाते हैं और अब बैथ अपने वीडियोस को देखना शुरू कर देती है जो उसने अपने और हैरी के यहाँ इस आइलैंड पर रिकॉर्ड किए थे, जो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। और तभी वो देखती है कि जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो इन्हीं के कैमरे से किसी ने इन्हें रिकॉर्ड किया था। ये देखकर वो डर जाती है और हैरी से कहती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हैरी उसे समझाता है और कहता है कि शायद यहाँ पर कोई बच्चा या कोई दूसरा आदमी आया होगा जिसने हमारे साथ ये प्रैंक किया है। इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। और अब उसका मूड ठीक करने के लिए वो आदिवासियों की तरह उसके चेहरे पर कुछ लगाता है। ये दोनों एंजॉय करते हैं और भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें केबिन और वही कब्र दिखती है जो कि कोरल की है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक दिन पहले ये जंगल के किसी और हिस्से में थी और आज ये केबिन और कब्र किसी और हिस्से में है। तभी इन्हें बाहर समंदर से कोई आवाज आती है। ये बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ पर दो आदमी गोलियां चलाकर मछलियों को पकड़ रहे हैं, जिससे अब हैरी को और बैथ को पूरा यकीन हो चुका है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई है जो इनसे प्रैंक कर रहा है। रात को अपने कैंप के अंदर सो जाते हैं और एक बार फिर से जंगल के अंदर से इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हैरी वहाँ पर अकेला जाना चाहता है, लेकिन बैथ को डर लग रहा था, इसीलिए बैथ भी उसके साथ जाती है। आवाज का पीछा करते हुए ये केबिन तक पहुँच जाते हैं। जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन इस बार इन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जो खुली होती है। ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई इसे कुछ देर पहले पढ़ रहा था। बैथ बाहर देखती है जहाँ पर कोरल की कब्र को अब किसी ने ठीक कर दिया था। इन दोनों को लगता है कि सुबह जो दो लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे ये केबिन उन्हीं का है और उन्होंने यहाँ पर कोरल की कब्र को ठीक किया है। लेकिन बैथ बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि कोई सोने के बाद इनके ऊपर नजर रखता है, इसीलिए वो हैरी से कहती है कि आज हम दोनों बाहर ही सोएंगे। ये दोनों बाहर सो जाते हैं और सुबह जब बैथ उठती है तो देखती है कि किसी ने जेलीफिश को बहुत बुरी तरह से मारकर वहाँ पर लटका रखा है। बैथ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हैरी से कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। हालांकि 10 दिन के बाद जो आदमी इन्हें छोड़ने आया था वो अपने आप ही आएगा, लेकिन अब इनके पास सैटेलाइट से उसे कॉल करके बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि कोई तो है जो इन्हें परेशान कर रहा है। हैरी सैटेलाइट फोन अपने सामान में ढूंढता है, लेकिन उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि एक दिन पहले जो दो लोग समंदर में मछलियाँ पकड़ रहे थे उन्होंने इनके सैटेलाइट फोन को चुराया है। उनकी बोट अब भी समंदर में है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों अब भी इसी आइलैंड पर हैं। हैरी कुछ दूर जाकर देखता है कि वो दोनों यहीं पर रुके हुए हैं। उसके साथ बैथ भी होती है। हैरी उनसे मदद मांगता है, लेकिन इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती, जिसके बाद इन दोनों में से एक
बैथ के साथ बदतमीजी करता है, जिस वजह से हैरी और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है। पर बैथ बीच बचाव करके हैरी को यहाँ से ले जाती है। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि सैटेलाइट फोन इन दोनों ने चुराया है, और जब वो दोनों समंदर के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो हैरी उनका सामान चेक करता है, जहाँ पर उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। इसके बाद वो बैथ से कहता है कि मैं इन दोनों की बोट पर जाता हूँ, जहाँ पर मैं रेडियो से मदद मंगवा सकता हूँ। हैरी उनकी बोट पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी वो दोनों बोट पर आ जाते हैं और हैरी को मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही आइलैंड में आने के बाद वो बैथ को बंदी बना लेते हैं। अब जब हैरी की रात को नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने बैथ है, जिससे बांधा हुआ है। वो खुद भी बंधा हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। और अब ये दोनों बैथ के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ करते, जंगल के अंदर से वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि अंदर से कोई इन्हें देख रहा है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और ठीक इसी वक्त हैरी अपने हाथ खोलकर बैथ को भी आजाद कर देता है, और तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि उन दोनों में से एक आदमी जख्मी है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे अपनी बोट पर बिठाकर इस जगह से निकल जाता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था, किसने गोलियां चलाई थी और ये दोनों क्यों भाग गए। और कहीं न कहीं बैथ बहुत संतुष्ट भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक जो कुछ यहाँ पर हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे। ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बैथ उठकर देखती है कि वहाँ पर उन दोनों में से एक के खून के निशान हैं। वो उन निशानों का पीछा करके उस केबिन तक पहुँच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एक बुक होती है। वो उस बुक को पढ़ती है और अब हैरी भी वहाँ पर आ जाता है। बैथ हैरी को बताती है कि ये बुक जिन नाम के एक आदमी ने लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ पर एक बार कोरल नाम की लड़की आई थी, जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो यहीं आइलैंड पर रुके कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके साथ गलत काम किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और तभी से उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। बैथ बताती है कि ये बुक जिन ने लिखी थी और ये केबिन भी उसी का है। उसने जो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था उसने इस बुक में लिख दिया। हैरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है। बैथ यहाँ पर कोरल की कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हैरी म्यूजिक सुन रहा है, और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक साया आता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। रात को बैथ हैरी से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ सच है। हैरी कहता है कि अगर किताब में जो बातें लिखी हैं कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को वो आत्मा मार देती है, तो अब तक हम जिंदा क्यों हैं? इस बात का बैथ के पास कोई जवाब नहीं होता। पर बैथ अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी है। रात को इन दोनों को एक बार फिर से एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है, लेकिन इन्हें आसपास कोई नहीं दिखता। अगली सुबह बैथ कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। इन दोनों को यहाँ पर 7 दिन बीत चुके हैं और अब हैरी उसकी बात मान जाता है। ये देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है, इसलिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई प्लेन गुजरे तो उससे सिग्नल मिल जाए कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें सैटेलाइट फोन के रिंग होने की आवाज आती है। हैरी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहाँ वो केबिन के पास पहुँच जाता है। वो केबिन के अंदर जाता है और फोन को उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और फोन को नीचे फेंक देता है। पर एक बार फिर से फोन रिंग होता है, जिससे हैरी और भी ज्यादा डर जाता है। और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक लड़की आती है, जो कोई और नहीं बल्कि कोरल है। यानी कि किताब में जो बातें लिखी हैं वो पूरी तरह से सच हैं। कोरल हैरी को मार देती है, लेकिन इस बारे में बैथ को कुछ नहीं पता। अब भी वो उसका इंतजार कर रही होती है, और जब अंधेरा होने तक हैरी वापस नहीं लौटता तो वो खुद जंगल के अंदर जाती है। वो कोरल की ग्रेव के पास पहुंचती है, जहाँ पर ऊपर से रेड रंग का कुछ लिक्विड टपक रहा होता है, और वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर हैरी को किसी ने मारकर लटका दिया होता है, जिस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि कोरल की ग्रेव के ऊपर खून का एक कतरा भी नहीं है, न ही वहाँ पर हैरी की बॉडी है। वो भागकर बाहर आ जाती है। अब वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो आग जलाने की कोशिश करती है, ताकि आग के सिग्नल से कोई इसकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी वो देखती है कि वहाँ पर किसी की ग्रेव है। वो समझ जाती है कि ये हैरी की ग्रेव है। उसके पास एक और गड्ढा खुदा हुआ होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसी के लिए है। तभी वो दूर एक साए को देखती है, जो पानी के ऊपर खड़ा होता है। वो उसकी तरफ भागती है, और ठीक उसी वक्त उसका पैर स्टोन फिश के ऊपर पड़ जाता है, जो उसे डंक मार देती है, जिसका मतलब कि वो आधे घंटे में मर जाएगी। और दूर कोरल का साया उसे देख रहा होता है। और अब बैथ को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो सभी पल याद आते हैं जो हैरी के साथ उसने इस आइलैंड पर बिताए थे, और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। अब 10 दिन बीत जाते हैं, और वो आदमी जो इन्हें इस आइलैंड पर छोड़ने आया था वो इन्हें लेने के लिए आता है। वो देखता है कि इनका सामान तो यहाँ पर है, लेकिन हैरी और बैथ कहीं नहीं है, इसीलिए जंगल के अंदर वो इन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो उस केबिन तक पहुँच जाता है, जहाँ केबिन के अंदर उसे वही बुक मिलती है जिसमें कोरल के बारे में लिखा है। और ठीक उसी पल हम उसके पीछे एक साए को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि बैथ होती है, जिसका मतलब ये है कि कोरल की तरह बैथ भी अब इस आइलैंड पर लोगों को मारेगी। हमें दिखाया जाता है कि कोरल और बैथ की कब्र आमने